हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय के लेसन प्लान नंबर 13 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 13। उसके बाद कक्षा या क्लास, इस क्लास को लिखेंगे आप जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा चक्र या कालांश, ये पीरियड, यहाँ पे उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा अवधि या टाइम पीरियड, तो यहाँ पे सभी को 35 से 40 मिनट मिलते हैं। जिस टाइम पीरियड में आपको अपना ये पूरा लेसन प्लान जो होता है वो बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद बीच में रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान, उसके बाद उप विषय इतिहास, उसके बाद प्रकरण या जिसे टॉपिक कहते हैं सल्तनत कालीन कला। उसके बाद यहाँ पे सबसे राइट साइड में रहेगा दिनांक, यहाँ पे उस दिनांक को डालेंगे आप जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद रहेगा विद्यालय का नाम, यहाँ पे उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य, यहाँ पे हम क्या सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, हम यहाँ पे वो लिखेंगे कि हमारा इतिहास विषय पढ़ाने का क्या उद्देश्य है छात्रों को। तो चलिए सामान्य उद्देश्य में पहला देखते हैं, विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति की विभिन्न क्रियाकलापों से परिचित कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। फिर सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा रहेगा सबसे ऊपर विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में है 4 पक्ष हैं हमारे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। चलिए देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, ए, छात्र सल्तनत कालीन कला के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन कला से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट के उद्देश्य के पक्ष दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, ए, छात्र सल्तनत कालीन कला की तुलना अन्य कालों से कर सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन कला की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, छात्र सल्तनत कालीन कला से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन कला का विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पास चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, ए, छात्र सल्तनत कालीन कला को समझ सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन कला से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समझ सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के बाद हमारा रहता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में है मेहराब का चित्र, गुंबद या गुंबद के आंतरिक भाग का चित्र, मीनार का चित्र। सहायक सामग्री का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चों को पोस्टर, बैनर, चित्र दिखाकर उनमें समझ विकसित कर सकें कि जिस चीज़ को हम पढ़ाने जा रहे हैं जब वो बच्चे उसको देखते हैं तो वो उसे जल्दी से समझते हैं। तो सहायक सामग्री के बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में है छात्र सल्तनत कालीन कला के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये जानकारी छात्र अपनी पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं या तो वो कहीं से सुने रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज इस विषय में होता है। तो उसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद हमारा रहता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में रहता है सबसे ऊपर रहता है छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्य कार्य। प्रस्तावना में हम सबसे पहले छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं
प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का अर्थ ये होता है कि जो हम पहला प्रश्न पूछते हैं छात्रों से, उसका जो उत्तर छात्र देते हैं उसी उत्तर से हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं, और दूसरे प्रश्न के उत्तर से हम तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न के उत्तर से ही हम चौथा प्रश्न बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? छात्र उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर हम उससे पूछेंगे, छात्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसी किस इमारत की नींव रखी जिसे वह पूर्ण नहीं करवा सका? छात्र उत्तर देंगे कुतुब मीनार की। फिर हम पूछेंगे, छात्रों, कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का श्रेय किसे प्राप्त है? छात्र उत्तर देंगे इल्तुतमिश को। फिर हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, इल्तुतमिश के शासन काल की स्थापत्य कला के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है, और यहाँ पे छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। फिर उसके बाद प्रस्तावना के बाद हमारा रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों, आज हम सल्तनत कालीन कला के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन के बाद हमारा रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में रहेगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में 2 हैं, छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद है शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री। उसके बाद है श्यामपट्य कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। इसमें सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, तुर्क शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो छात्र उत्तर देंगे सुल्तान की। हम उनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? छात्र उत्तर देंगे इल्तुतमिश की। हम उनसे पूछेंगे दूसरा प्रश्न, छात्रों, सल्तनत कालीन इमारतों की क्या विशेषता थी? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो इसके बाद इस विकासात्मक प्रश्न को पूछने में छात्राध्यापिका ने किस विधि का प्रयोग किया? शिक्षण विधि का। किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। फिर विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं, छात्रों, ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो वे अपने साथ इमारत बनाने की नई विधि भी लाए। सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थीं, मेहराब, गुंबद और मीनारें, जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती थी। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी जाती गई हैं। उसके बाद ईरानी व तुर्क कारीगरों से उनका हुनर भारत के कारीगरों ने सीखा। भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी व तुर्क कारीगरों ने सीखे। मंदिरों में मेहराब व गुंबद बनने लगे और कई मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तराशे हुए खंभे बनने लगे। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका का कथन के बाद है हमारा विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में है, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। उसके बाद विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। हमने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? कथन एवं व्याख्यान विधि का। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्य कार्य में है, सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थीं, मेहराब, गुंबद और मीनारें। दूसरा है, ईरानी व तुर्क कारीगरों से उनका हुनर भारत के कारीगरों ने सीखा। उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है चित्रकला और संगीत। इस दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे मीराबाई। फिर हम उनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों,
मीराबाई किसकी उपासना में भजन गाया करती थी? छात्र उत्तर देंगे कृष्ण की। तो हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों क्या आप सल्तनतकालीन संगीत के विषय में क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। इस विकासात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं। सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिलता था। कभी कभी वे पुस्तक में वर्णित घटनाओं के चित्र बनाते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुँचने का एक रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली को लोकप्रियता मिली। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका का कथन के बाद है हमारा विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? कथन एवं व्याख्यान विधि का। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्य कार्य में है सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। दूसरा है भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। उसके बाद है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। दूसरे शिक्षण के बाद है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है साहित्य। तीसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों कबीर की प्रमुख रचना क्या थी? छात्र उत्तर देंगे बीजक। हम उनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों बीजक में क्या क्या समाहित है? छात्र उत्तर देंगे साखी, सबद और रमैनी। फिर उसके बाद हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों आप सल्तनतकालीन साहित्य के विषय में क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहता है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं, छात्रों सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही, अतः बहुत सी भारतीय राजभाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा और फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी व फारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई थी। महमूद गजनवी के समय अल-बरूनी और फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया के अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भागकर दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण ली थी। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। उसने लिखा है, मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फ़र्ज़ है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। अमीर खुसरो। इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की ही रचना हुई। इस श्रेणी में नरपति नाल्ह का विशल देव रासो तथा दलपति विजय का खुमान रासो उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने भी हिंदी में पद रचना की थी। भक्ति आंदोलन के
संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की थी। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की। यहाँ पे हमारा छात्राध्याय का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याय का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में क्या है? विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है हमारा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में हमने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है? कथन एवं व्याख्यान विधि का। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। तीसरा, नरपति नाल्य का विशल देव रासो तथा दलपति विजय की खुमार रासो रचना है। तीसरा, महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। फिर यहाँ इसी के साथ ही हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद हमारा रहता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न पूछने का तात्पर्य हमारा ये रहता है कि ताकि हम ये जान सकें कि जो हमने पढ़ाया वो छात्रों को कितना समझ में आया। इससे छात्राध्यापिका अपना भी मूल्यांकन कर सकती हैं कि उन्होंने जो पढ़ाया उनकी जो शिक्षण विधि थी वो कितनी कारगर हुई। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों सल्तनत काल में फारसी साहित्य का महान विद्वान कौन था? छात्र उत्तर देंगे अमीर खुसरो। हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों नरपति नाल्य की रचना का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे विशल देव रासो। हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों पद्मावत किसकी रचना है? छात्र उत्तर देंगे मलिक मोहम्मद जायसी की। हम उनसे चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों सल्तनत कालीन इमारतों में 3 खास बातें कौन सी थी? छात्र उत्तर देंगे मेहराब, गुंबद और मीनारे। उसके बाद हम उनसे पांचवा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों अल बरूनी किसका समकालीन था? छात्र उत्तर देंगे महमूद गजनवी का। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थी, मेहराब, गुंबद और मीनारे। दूसरा है ईरानी व तुर्क कारीगरों से उनका हुनर भारत के कारीगरों ने सीखा। तीसरा है सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। चौथा है भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। पांचवा है सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही। छठवां है भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। सातवां है महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। फिर उसके बाद आठवां है नरपति नाल्य का विशल देव तथा दलपति विजय की खुमान रासो रचना है। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश के बाद रहेगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद निरीक्षण कार्य के बाद रहेगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों सल्तनत काल में कौन सी भाषा राजभाषा थी? फिर दूसरा प्रश्न है, छात्रों सल्तनत काल में इमारतों का निर्माण किस प्रकार होता था? फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, छात्रों सल्तनत काल में कैसे चित्र बनाए जाते थे? फिर इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, छात्रों सल्तनत काल के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों का नाम बताइए। हमारा पांचवा प्रश्न है, छात्रों खुमान रासो किसकी रचना है? और यहाँ पे हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न समाप्त होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हम गृह कार्य देंगे छात्रों को। तो पहला है, इसमें हम प्रश्न पूछेंगे छात्रों से, छात्रों महमूद गजनवी के समकालीन प्रसिद्ध कवि व विद्वान का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय कारीगरों ने स्थापत्य कला के कुछ हुनर किससे सीखे?
तीसरा है भारतीय संगीत पर किसका प्रभाव संतरण काल में पड़ा। फिर इसके साथ ही दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा लेसन प्लान नंबर 13 समाप्त होता है। धन्यवाद।